वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2015 में आई मूवी रन ऑल नाइट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है लियाम नीसन। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और इस आदमी का नाम जिमी कॉनलन है। मरने से पहले जिमी के दिमाग में उसके पास्ट का सीन और रिग्रेट्स चल रहे होते हैं। जिमी सोचता है कि ये रूमर्स बिल्कुल सही हैं कि मरने से पहले लोगों को अपनी लाइफ के रिग्रेट्स याद आते हैं, और हम देखते हैं कि यहीं पास में गन फाइट चल रही होती है और जिमी का बेटा माइक फायरिंग से बचता फिर रहा है। इसके बाद हमें 16 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर जिमी एक बार में दारू चढ़ा रहा होता है। इसके बाद जिमी बार के बेसमेंट में जाता है, जहां डैनी नाम का लड़का दो डर्टी कॉप्स को ब्राइब कर रहा होता है। इसके बाद जिमी डैनी से $800 लोन की रिक्वेस्ट करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डैनी जिमी के फॉर्मर एम्प्लॉयर का बेटा है। डैनी कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मेरे घर पे सेंटा क्लॉज बनकर आओगे, क्योंकि आज मेरे घर पे क्रिसमस पार्टी है और पिछले वाले बंदे ने आने से मना कर दिया है। तो जिमी काफी हेजिटेट करने के बाद मान जाता है। इसके बाद हमें एक बॉक्सिंग जिम दिखाई जाती है, जहाँ पर जिमी का बेटा माइक ट्रेनर के तौर पे काम करता है और माइक का स्टूडेंट लेक्स नाम का एक लड़का है। माइक की अपनी एक फैमिली भी है। माइक की वाइफ का नाम गैब्रिला है और बेटियों का नाम कैटलीन और लिली है, और माइक की वाइफ को थर्ड बेबी होने वाला है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गैब्रिला फैमिली पिक्चर्स का एक कोलाज बना रही होती है, मगर इन पिक्चर्स में माइक को अपनी चाइल्डहुड पिक्चर दिख जाती है, जिसमें वो अपने फादर जिमी के साथ मौजूद था। मगर माइक जिमी को अपने फैमिली पिक्चर में रखना नहीं चाहता, क्योंकि जिमी और माइक का रिलेशन काफी खराब है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि डैनी ग्रिजेल्डा नाम के एक ड्रग डीलर को अपने फादर शॉन से मिलवाने लाता है। ग्रिजेल्डा कहता है कि आपकी सप्लाई चेन के थ्रू मैं इस सिटी में अपना माल लाना चाहता हूँ और बदले में मैं आपको माल की सेल्स में से आपका हिस्सा दूंगा। मगर शॉन इस डील के लिए साफ इनकार कर देता है कि वो पूरा लीगल बिजनेसमैन है और अब वो इलीगल बिजनेस में हाथ डालना नहीं चाहता। तो ये जानकर डैनी और ग्रिजेल्डा काफी नाखुश हैं। ग्रिजेल्डा डैनी को धमकाकर चला जाता है कि तुमने डील के लिए जो हमसे पैसा लिया है उसे लौटा देना, वरना तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। इसके बाद शॉन के घर पर क्रिसमस पार्टी चालू जाती है और यहाँ पर जिमी सेंटा क्लॉज बनकर आ जाता है, मगर उसने काफी दारू पी रखी है और वो दारू के नशे में पार्टी को खराब कर देता है। तो जिमी का ठंडे पानी से नशा उतारा जाता है। जब जिमी पूरी तरह से होश में आ जाता है, तब शॉन उससे मिलने आता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि जिमी और शॉन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और वो अच्छे दोस्त हैं। और जिमी पहले शॉन के लिए काम करता था और वो शॉन का इन्फोर्सर था, यानी शॉन के इलीगल बिजनेस में जब कोई भी आड़े आता था तब जिमी का काम उसे ऊपर पहुंचाना था। जिमी बोलता है कि शॉन, अब मैं ढंग से सो भी नहीं पाता। उन लोगों के चेहरे मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं जिन्हें मैंने मारा था, और तो और हमारे काम की वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं है। फैमिली फ्रेंड्स सब मुझसे दूर हो गए हैं और अब मेरी लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है। तो शॉन जिमी को समझा बुझाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जिमी एक डाइनर में डिनर करने जाता है, जहाँ पर दो डिटेक्टिव भी डिनर करने आए हुए होते हैं, जिनका नाम जॉन हार्डिंग और टॉरेस है। जॉन बताता है कि वो जिमी को तब से जानता है जब जिमी शॉन के लिए लोगों को मारा करता था। उसे जिमी द ग्रेव डिगर कहा जाता था, मगर शॉन ने काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स को खरीद रखा था, तो जिमी कभी भी पकड़ा नहीं गया। जॉन जिमी से पूछता है कि जिमी, तुमने अब तक कितने लोगों को मारा है? मेरे हिसाब से तो तुमने 17 लोगों को मारा है, और फिर भी तुम आज भी जिंदा घूम रहे हो। जॉन पूछता है कि जिमी, जिन भी लोगों को तुमने मारा है, क्या उनके चेहरे या उनकी फैमिलीज के चेहरे तुम्हें हॉन्ट करते हैं या नहीं? और अगर किसी भी दिन तुम्हारे दिल में इंसानियत जग जाए तो मुझे कॉल करना और मुझे बताना कि तुमने कौन कौन से क्राइम किए हैं। इसके बाद हम माइक को देखते हैं, जो कि एक लिमोजिन ड्राइवर है, और माइक ग्रिजेल्डा को कहीं ले जा रहा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो ड्रग डीलर डैनी के अपार्टमेंट आया है ताकि वो अपना पैसा ले सके, और माइक अपार्टमेंट के बाहर ग्रिजेल्डा का वेट कर रहा होता है। तो उसे लेक्स दिखाई देता है, जो कि इतनी रात को अकेले घूम रहा है। तो माइक उसे काफी डांटता है, मगर लेक्स माइक से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए लीमो में बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैं आज तक लीमो में कभी भी बैठा नहीं हूँ। तो माइक मान जाता है। तो लेक्स लीमो में बैठकर मौज मस्ती करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करना चालू कर देता है। वहीं डैनी के अपार्टमेंट में डैनी पैसे लौटाने के बजाय ग्रिजेल्डा को ठोक देता है, मगर ग्रिजेल्डा का पार्टनर जख्मी हालत में बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर डैनी बाहर आकर उसे भी मार देता है। मगर इसी समय लेक्स के फोन में ये इंसिडेंट रिकॉर्ड हो जाता है और गोली की आवाज सुनकर माइक यहाँ से भागना चाहता है, मगर डैनी कार विंडो तोड़कर माइक को गन पॉइंट पे ले लेता है और अपने फ्लैट ले जाता है। मगर जब लेक्स कार से निकल कर जा रहा होता है तो उसे आवाज आती है, जिससे डैनी का ध्यान भटक जाता है और माइक डैनी को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद डैनी का फ्रेंड डैनी को माइक का वॉलेट देकर बोलता है कि ये वॉलेट माइक से नीचे गिर गया था, जिससे डैनी को माइक का एड्रेस मिल जाता है।
वही माइक अपने घर पहुंचकर अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि तुम जहाँ भी हो वहीं रुको, घर लौटकर मत आना क्योंकि यहाँ पर काफी खतरा है। मगर तभी माइक को डोर नॉक करने की आवाज आती है और जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि घर पे जिमी आया हुआ है। जिमी बताता है कि मुझे शॉन का कॉल आया था, उसने मुझे इंसिडेंट के बारे में बताया है। तो माइक चिढ़कर बोलता है कि ओह, तो तुम मुझे मारने आए हो, तुम शॉन के ऑर्डर पे किसी को भी मार सकते हो और लगता है अब मेरी मरने की बारी है। वहीं डैनी और उसका दोस्त भी माइक के फ्लैट तक पहुंच चुके थे और अंदर माइक जिमी पर काफी भड़क रहा है कि तुम जैसे क्रिमिनल को तो जेल में सड़ना चाहिए, तुम्हें मेरे घर आना नहीं चाहिए था। इसके बाद डैनी माइक के घर में आ जाता है और वो माइक को मारने की कोशिश करता है मगर जिमी डैनी को मार देता है। कुछ भी हो, माइक जिमी का बेटा है। इसके बाद जिमी शॉन को कॉल करके बताता है कि आई एम सॉरी, मैंने डैनी को मार दिया है क्योंकि वो मेरे बेटे माइक को मारना चाहता था। और ये जानकर शॉन काफी दुखी है क्योंकि उसका बेटा मारा गया और अब जिमी और शॉन में से भी कोई एक ही जिंदा रह सकता है क्योंकि शॉन बदला जरूर लेगा। और दोनों ही दोस्त एक दूसरे के लिए काफी दुखी हैं। मगर माइक जिमी को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जिमी ने माइक को बचाने के लिए डैनी को मार दिया मगर फिर भी माइक जिमी पे काफी गुस्सा है। इसके बाद माइक पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट कर देता है कि मेरे घर में एक आदमी मारा गया है मगर ये सेल्फ डिफेंस था। मगर माइक की बदकिस्मती, जो ऑफिसर्स माइक के घर आते हैं ये वो लोग थे जो डैनी से रिश्वत लेते थे। तो ये लोग डैनी की बॉडी को देखकर माइक को अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं और ये सब जिमी भी देख लेता है और पुलिस की कार को फॉलो करता है। वही पुलिस कार में पुलिस ऑफिसर रेडियो पर झूठी रिपोर्ट कर देता है कि मर्डर प्लेस से हमने एक सस्पेक्ट को भागते हुए देखा था और ये पुलिस वाले माइक का डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। यानी ये पुलिस वाले माइक को झूठे आरोप में फंसाना चाहते हैं। और ये जानकर माइक काफी दुखी है और काफी गुस्सा भी कि कैसे ये करप्ट ऑफिसर्स फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मगर तभी जिमी पुलिस की कार को ठोक देता है और फिर तगड़ी कार चेज चालू हो जाती है और काफी देर चेज के बाद पुलिस कार एक जगह पर टकराकर अल्टा पलटी हो जाती है और इसके बाद जिमी माइक को कार से बाहर निकाल लेता है। मगर एक पुलिस वाला अभी भी जिंदा था तो जिमी उसे मार देता है। मगर ये इंसिडेंट पब्लिक एरिया में हुआ था जिसे काफी लोगों ने देख लिया और ये इंसिडेंट सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाता है। जिमी माइक को एक सबवे स्टेशन ले जाता है मगर यहाँ पर भी शॉन के गुंडे पहुंच जाते हैं और जिमी को पीटने लगते हैं मगर जल्द ही जिमी इन गुंडों को ढेर कर देता है। वही पुलिस ने माइक और जिमी की मैनहंट चालू कर दी थी क्योंकि उन दोनों ने पुलिस वालों को मारा था। मगर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों पुलिस वाले करप्ट थे। इसके बाद दोनों बाप बेटे ट्रेन से आगे के लिए निकल जाते हैं। जिमी बताता है कि शॉन तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, तुम और तुम्हारी फैमिली अब सेफ नहीं है। वैसे भी हमसे पुलिस वाले मारे गए हैं और कॉप किलर का तो केस भी नहीं बनता है, डायरेक्टली उन्हें हंट करके मार दिया जाता है। जिमी बताता है कि सभी पुलिस वाले मिले हुए हैं और जो पुलिस वाले अच्छे हैं वो मेरी और तुम्हारी बातें सुनेंगे भी नहीं क्योंकि अच्छे पुलिस वाले मुझे पिछले 25 साल से चेस कर रहे हैं, वो तो मौका मिलते ही हमें मार देंगे। यानी गुड साइड और बैड साइड दोनों हमारे पीछे पड़े हैं। जिमी बताता है कि माइक, मैं शॉन के पास जाऊंगा और मैटर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और अगर काम न बने तो कल सुबह होते ही मैं सरेंडर कर दूंगा। वहीं शॉन अपने आदमियों से कहता है कि डैनी के अपार्टमेंट में जो बॉडीज हैं उन्हें माइक की लिमो में डालकर ऐसी जगह खड़ा कर दो जहां पुलिस को लिमो आसानी से मिल जाए एंड मेक श्योर कि सभी पुलिस वाले और ड्रग डीलर्स माइक को हंट करें। इसके बाद शॉन अपने सभी गुंडों को इकट्ठा करके बोलता है कि जाके माइक की फैमिली और फ्रेंड्स को ठिकाने लगा दो। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले माइक के फ्लैट तक पहुंच जाते हैं और तलाशी लेते वक्त एक पुलिस वाले को माइक के फोन के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि माइक ने लास्ट कॉल किसे किया था। गाइस, माइक ने लास्ट कॉल अपनी वाइफ को किया था जो कि बच्चों के साथ अपने भाई के घर गई है। इसके बाद ये पुलिस वाले जल्दी से कॉल रिकॉर्ड से माइक की वाइफ का करंट एड्रेस निकालकर गुंडों को भेज देते हैं। यानी ये पुलिस वाले भी शॉन के लिए काम करते हैं और अब माइक की फैमिली खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को माइक की लिमो में ड्रग डीलर्स की डेड बॉडी मिल जाती है। तो गुड कॉप जॉन कहता है कि जैसा बाप वैसे बेटा, पहले जिमी लोगों को मारता था और आज उसका बेटा माइक भी लोगों को मार रहा है। जॉन कहता है कि आज माइक और जिमी के खिलाफ मुझे ठोस सबूत मिल गए हैं और आज मैं जिमी को ठिकाने लगा के ही रहूंगा। इसके बाद गैब्रिएला का भाई रिकी उसे टीवी पे न्यूज दिखाता है कि जिमी और माइक कॉप किलर हैं और पुलिस ने सिटी वाइड मैनहंट चालू कर दी है और जो भी इन्हें देखे डायरेक्टली पुलिस को रिपोर्ट कर दे। और ये देखकर गैब्रिएला काफी डरी हुई है। वहीं डिटेक्टिव टॉरिस जॉन को बताता है कि जब ये सब लफड़ा चालू हुआ था तो माइक के घर से 911 पे कॉल आया था और माइक ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि सेल्फ डिफेंस में उसे मर्डर हुआ है और सरप्राइजिंगली मरने वाला आदमी डैनी है जो कि शॉन का बेटा है। तो जॉन समझ जाता है कि ये केस इतना सिंपल नहीं है, माइक को जरूर फंसाया जा रहा है। मगर सभी एविडेंस माइक को किलर प्रूव करते हैं। तभी जॉन को जिमी का कॉल आता है तो जॉन भड़कते हुए बोलता है
कि आज तो तुम दोनों बाप बेटों ने खूब रायता फैलाया है और तो और तुम पुलिस वालों को भी मारने लगे हो। तो जिमी बोलता है कि प्लीज जॉन, मुझे हेल्प चाहिए, मेरा बेटा इनोसेंट है और अगर तुम माइक की हेल्प करो तो मैं सरेंडर कर दूंगा और अपना जुर्म कबूल करके मैं प्रिजन में सड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो जॉन बोलता है कि मुझे उन सभी लोगों के नाम चाहिए जिन्हें तुमने अपने 25 साल के कैरियर में मारा है और उनके भी नाम चाहिए जिनकी फैमिलीज तुमने बर्बाद की हैं। तो जिमी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद माइक रिकी के घर पहुंच जाता है और अपनी वाइफ को समझाता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मगर तभी डोर नॉक करने की आवाज आती है। रिकी चेक करता है तो वो देखता है कि घर में शॉन के भेजे हुए गुंडे आए हैं जो कि माइक की फैमिली को मारने आए हैं, मगर काफी ढूंढने पे भी इन गुंडों को माइक की फैमिली नहीं मिलती क्योंकि वो लोग तो बाथरूम में छुपे हुए हैं। और इसके बाद गुंडे यहाँ से चले जाते हैं। वहीं जिमी शॉन से मिलने जाता है और ये दोनों अपने पास्ट को याद करते हुए काफी दुखी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जल्द ही ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बनने वाले हैं। जिमी शॉन से कहता है कि माइक अच्छा लड़का है और उसने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा है। जिमी बोलता है कि शॉन, तुम्हारे बेटे को मैंने मारा है और अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मुझसे लो और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मगर शॉन बोलता है कि डैनी कैसा भी हो वो मेरा बेटा था और तुमने डैनी को मार दिया और अब मैं माइक और उसकी फैमिली को मार दूंगा, तब जाके हिसाब बराबर होगा। इसके बाद जिमी यहाँ से निकल जाता है और माइक से बोलता है कि तुम्हें इसी वक्त अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जाना होगा और जल्दी से उन्हें लेक साइड पे हमारे वुड हाउस तक ले जाओ जहाँ मैं तुम्हें बचपन में ले जाया करता था। वो जगह सीक्रेट है और हिडन है, वहीं तुम लोग सेफ रहोगे। तो माइक अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। माइक की बेटी जिमी को देखकर पूछती है कि डैड, ये आदमी कौन है? तो माइक बोलता है कि वो आदमी कोई अजनबी है। यानी माइक की बेटियों ने जिमी को यानी अपने दादू को अब तक देखा भी नहीं है और वो जिमी को पहचानती भी नहीं है और ये सब जानकर जिमी काफी दुखी है। मगर फिर हम देखते हैं कि माइक ने अपनी फैमिली को रिकी के साथ भेज दिया है और वो खुद उनके साथ नहीं जा रहा। माइक जिमी को बताता है कि लेक्स नाम का एक मेरा स्टूडेंट है, वो उस जगह पे मौजूद था जहाँ पर डैनी ने ड्रग डीलर्स को मारा था और लेक्स ने सब कुछ देखा है और वो मेरे लिए गवाही देने को तैयार है। इसके बाद फिर हमें पता चलता है कि असल में माइक जिमी से नफरत करने के साथ साथ उससे डरता भी है। माइक कहता है कि मुझे तुमसे डर लगता है, कहीं तुम मुझे भी न मार दो। वहीं दूसरी तरफ शॉन प्राइस नाम के किलर को कांटेक्ट करके माइक और जिमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, मगर वो स्पेशली रिमाइंड करता है कि जिमी का बेटा जिमी की आंखों के सामने ही मरना चाहिए। इसके बाद प्राइस जिमी के फ्लैट तक पहुंच जाता है जहां उसे माइक और जिमी की फोटो मिल जाती है जिसके पीछे जिमी की कैबिन का एड्रेस लिखा हुआ था। और गाइस, माइक की फैमिली इसी कैबिन में गई है, मगर अब एक किलर को उनका पता चल गया है। वहीं माइक और जिमी लेक्स के घर पहुंच जाते हैं, मगर वो घर पे मौजूद नहीं था और जिमी की फूटी किस्मत कि किसी ने पुलिस को भी बुला लिया है। शायद किसी ने जिमी को पहचान लिया होगा क्योंकि टीवी पर उनकी पिक्चर्स लगातार फ्लैश हो रही थीं। इसके बाद फिर पुलिस वाले पूरी बिल्डिंग को चेक करने लगते हैं और अब तक पुलिस रेडियो सुनकर प्राइस भी इस बिल्डिंग तक पहुंच चुका था। जब पुलिस लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल रही होती है तब एक घर में गैस चली रह जाती है जिससे फ्लैट में आग लगना स्टार्ट हो जाती है। वहीं प्राइस भी जिमी तक पहुंच चुका था और इनके बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है और जिमी फाइट के दौरान प्राइस के चेहरे को भी जला देता है और इसके बाद माइक प्राइस पे गन तान देता है, मगर जिमी माइक को प्राइस को मारने नहीं देता क्योंकि वो अपने बेटे को खूनी बनते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद दोनों बाप बेटे यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों माइक के भाई एडी के घर पहुंच जाते हैं और अब जिमी काफी इंजर्ड है। जब एडी को पता चलता है कि जिमी ने डैनी को मार दिया है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। एडी माइक को बताता है कि जिमी शॉन के लिए बहुत लॉयल है और वो शॉन के लिए अपनी कजन बिली को मार सकता है, तो वो जल्दी से तुम्हें भी शॉन के हवाले कर सकता है। जब माइक को पता चलता है कि जिमी ने अंकल बिली को मारा है तो उसका भरोसा जिमी से उड़ जाता है और वो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। एडी जिमी से कहता है कि माइक का सच जानना जरूरी था क्योंकि तुम भरोसे लायक आदमी नहीं हो। एडी बोलता है कि जिमी, वैसे इस बार तुम किसकी साइड लेने वाले हो, शॉन की या अपने बेटे की? इसके बाद जिमी एक पेपर पे कुछ नाम लिखने लगता है। वहीं माइक जिमी के वुडन कैबिन तक पहुंच जाता है और वो सच जानकर काफी दुखी है। इसके बाद जिमी शॉन को फोन करके बोलता है कि शॉन, मैंने तुम्हारे हर ऑर्डर फॉलो किए हैं, मगर इस बार मेरे बेटे का सवाल है और मैं आ रहा हूँ और हम दोनों में से एक ही जिंदा बच सकता है। इसके बाद जिमी उस पब तक पहुंच जाता है जहां से शॉन अपने सारे धंधे चलाता है और अंदर जाते ही जिमी सभी को मारना स्टार्ट कर देता है और जल्द ही वो शॉन के ऑफिस तक पहुंच जाता है जहां उसे सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि शॉन किस तरफ भागा है। तो वो शॉन का पीछा करता है और जल्द ही जिमी शॉन तक पहुंच जाता है और काफी हेजिटेट करने के बाद जिमी शॉन को शूट कर देता है और फिर जिमी का बेस्ट फ्रेंड या ओनली फ्रेंड उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। वैसे ये दोनों ऐसा अपने बेटों की वजह से कर रहे थे। एक का बेटा मारा गया और दूसरा अपने बेटे को बचाना चाहता है और अब जिमी अपने दोस्त की मौत के बाद काफी दुखी है
वहीं पुलिस स्टेशन में लेक्स पहुंच जाता है और जॉन को अपने फोन की वीडियो में दिखाता है कि जो बॉडीज लीमो में मिली थी उन्हें माइक के बजाय डैनी ने मारा था। लेक्स बताता है कि माइक बहुत अच्छा आदमी है और वो मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी देता है, वो किसी को नहीं मार सकता। तो जॉन जो कि सच्चा ईमानदार पुलिस वाला है, वो टॉरेस से कहता है कि डैनी की गन चेक करो और पता लगाओ कि उसकी बुलेट और जिन बुलेट से ड्रग डीलर्स मारे गए हैं वो मैच करती हैं या नहीं। इसके बाद जिमी अपने वुडन कैबिन की तरफ जाने लगता है और उन नामों को देखता है जो उसने लिखे थे और जल्द ही जिमी अपने कैबिन तक पहुंच जाता है। माइक जिमी से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, पुलिस यहाँ पे आने वाली होगी। तो जिमी कहता है कि मैं अब और भागना नहीं चाहता, अब सब खत्म हुआ और अब मैं पुलिस को सरेंडर करके अपने क्राइम्स कबूल कर लूंगा और अब तुम्हें शॉन और पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद माइक जिमी को अपनी फैमिली से मिलवाता है और जिमी भी उन्हें लास्ट टाइम देखकर काफी खुश है। इसके बाद रिकी और माइक की फैमिली लेक साइड चले जाते हैं ताकि वो लोग डक्स को फीड कर सके, मगर असल में माइक जिमी को बच्चियों के सामने अरेस्ट होते हुए देखना नहीं चाहता था। वहीं जब जिमी पुलिस का इंतजार कर रहा होता है तब उसे गैब्रिएला का बनाया हुआ फैमिली पिक्चर कोलाज मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश है। मगर तभी प्राइस यहाँ आकर जिमी को कई गोलियां मार देता है जिससे वो हेवली इंजर्ड हो जाता है। मगर जिमी जैसे तैसे करके अपनी राइफल निकाल लेता है और देखता है कि अब प्राइस माइक की फैमिली के पीछे जा रहा है, तो वो अपनी राइफल लेकर उसके पीछे चल देता है। मगर अब जिमी काफी ज्यादा जख्मी है तो वो गिर जाता है। वहीं माइक ने गनशॉट की आवाज सुन ली थी तो वो अपनी फैमिली को एक जगह पे छुपा देता है और वो प्राइस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है ताकि उसका ध्यान फैमिली पर न जाए। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ कुछ ज्यादा ही इंजर्ड होने के कारण जिमी नीचे गिर गया था और उसे अपने पास्ट सेंस याद आने लगते हैं। वो देखता है कि प्राइस धीरे धीरे माइक के पास आता जा रहा है तो वो हिम्मत करके फिर से खड़ा होने लगता है और जब प्राइस माइक को मारने ही वाला था तब जिमी प्राइस की खोपड़ी खोल देता है। इसके बाद माइक जल्दी से जिमी के पास जाता है मगर वो अब तक मर चुका था और उसके हाथ में एक लिस्ट थी। इसके बाद पुलिस भी यहाँ पे पहुंच जाती है और डिटेक्टिव जॉन बोलता है कि माइक मैं जानता हूँ कि तुम इनोसेंट हो, लेक्स ने हमें डैनी वाली वीडियो दिखा दी थी। इसके बाद जॉन को जिमी के हाथों से वो लिस्ट मिल जाती है और हमें पता चलता है कि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम है जिन्हें जिमी ने अपने गैंगस्टर कैरियर के दौरान मारा था और ये लिस्ट जिमी ने जॉन के ही कहने पे बनाई थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लेक्स का बॉक्सिंग मैच चल रहा है और वो अपने ओपोनेंट को जल्दी ही हरा देता है और माइक ये देखकर काफी खुश है, आखिर वो लेक्स का मेंटर जो है। इसके बाद माइक अपनी ड्रेस पहनकर अपनी जॉब के लिए रेडी होने लगता है और उसके मिरर पर उसकी और जिमी की फोटो थी, यानी माइक के दिल में जिमी के लिए जो नफरत थी वो जिमी की मौत के साथ खत्म हो चुकी है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।